हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएच गाइडलाइन। ये आईसीएच जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन। सो हार्मोनाइजेशन जो वर्ड है इसका मतलब है समानवीकरण, यानी सभी लोगों को मिला के काम करना है, एक साथ काम करना, जो उनका भेदभाव है उसे मिटाकर एक साथ काम करना। सो आईसीएच गाइडलाइन पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे समझते हैं। तो आईसीएच गाइडलाइन क्या है? इसमें ये है कि एक जैसे कि कोई कंपनी है वो इंडिया की, उसने किसी ड्रग को बनाया, उसकी जो टेस्टिंग वगैरह की, इसके बाद जब वो मार्केट में आई वो ड्रग, उस ड्रग को इंडिया के किसी भी स्टेट में वो सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी ड्रग को अगर अलग अलग कंट्रीज़ में सेल करना हो तो वहाँ पे उस ड्रग की फिर से टेस्टिंग होगी वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग। सो ये तो आईसीएच गाइडलाइन जो है उसका मेन मोटिव जो है, आईसीएच गाइडलाइन का जो मेन मोटिव है कि कुछ ऐसा कॉमन टेस्टिंग हो, कुछ इस एसोसिएशन के थ्रू कुछ ऐसा कॉमन बनाया जाए कि उस ड्रग को सारी कंपनीज एक्सेप्ट कर लें। वो बार बार उसकी टेस्टिंग ना कराएं, बार बार उसका डॉक्यूमेंटेशन ना हो, उन पे भरोसा हो कि हाँ ये जो हुआ है सब सही हुआ, क्योंकि सबका सहयोग हो सारी। तो ओवरऑल मतलब यही है, इसमें ओवरऑल मतलब ये है कि कुछ ऐसा एसोसिएशन जो कि सारे कंट्रीज़ को मिला के साथ में काम करे, काम करने में हेल्प करता है, अपने अपने नए रूल्स निकालता है ये, और उसी रूल्स के हिसाब से सारी कंट्रीज़ वर्क करती हैं। इसके बाद है आईसीएच गाइडलाइन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन स्टार्टेड इन 1919 as a unique harmonization project involving the regulatory authorities and pharmaceutical industry, US, यूरोप एंड जापान। सो ये जो है कि 1990 में स्टार्ट हुआ आईसीएच गाइडलाइंस जो है, ये 1990 में स्टार्ट हुआ। ये सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बीच में और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके बीच में एक लिंक प्रोड्यूस करता है। इन्हें लिंक मतलब हम जैसे कह सकते हैं ये बिचवैया का काम करता है, उन दोनों को बीच में एक लिंक तरह होता है ये। इसके बाद द न्यू आईसीएच एसोसिएशन वाज ऑफिशियली इस्टेब्लिश ऑन अक्टूबर 23, 2015। द न्यू आईसीएच एसोसिएशन इज ए नॉन प्रॉफिट लीगल एंटिटी अंडर द स्विस लॉ विथ द एम टू फोकस ग्लोबल फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी फॉर द हार्मोनाइजेशन वर्क इन वन। सो ये जो है 1990 में इसका निर्माण हुआ। सबसे पहले ये यूएस, यूरोप एंड जापान में हुआ। इसके बाद 23 अक्टूबर 2015 में नए ब्रांच बनाया गया। धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये जो कंपनी है, कंपनियों के बीच में आया, बनाया गया उनके बीच में सब मिला जुला के। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब होता है लक्ष्य। आईसीएच का लक्ष्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या है? टू इम्प्रूव इफ़िशियंसी ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या है, जो नए ड्रग्स के उत्पाद हैं उसको बढ़ाना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उन कामों की एफिकेसी को बढ़ाना। इसके बाद सेकंड है प्रोमोट पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन ह्यूमन एंड द मिनिमाइज द यूज ऑफ एनिमल टेस्टिंग विदाउट compromising सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। सो इसमें क्या है, पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देना, उनकी हेल्थ को और इम्प्रूव करना। इसमें क्या है कि अलग अलग कंट्रीज़, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो रिसर्च कर रही हैं, वो कुछ ऐसी भी हैं जो सेम रिसर्च कर रही होती। तो आईसीएच क्या करता है, उन्हें उस डाटा को बताता है कि ये सेम रिसर्च चल रही है कहीं पे, उससे आपका जो है समय भी बचता है और डुप्लीकेशन से भी आप बच सकते हैं। सिर्फ बात ये होगी जैसे दो कंपनीज हैं सेम रिसर्च कर रही हैं, जिसने पहले उसे उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जो रिसर्च पूरी हुई उसका रजिस्ट्रेशन जिसने पहले करवा दिया उसका तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो दूसरी वाली है उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से रजिस्ट्रेशन हो गया। इससे उसका टाइम भी ख़राब होगा और उसके पैसे भी जो उसने इन्वेस्ट किया वो सब भी ख़राब होगा। इससे क्या होगा, आईसीएच गाइडलाइन से उसने डाटा प्रोवाइड कर दिया, इससे उन्हें पता चल जाएगा, तो वो अपने हिसाब से सब काम कर सकते हैं। लोगों को पता चल जाएगा कहाँ कौन सी रिसर्च हो रही है। तो इससे क्या होगा कि जो एनिमल पे टेस्टिंग करते हैं उसमें भी कमी आ जाएगी और उनकी सेफ्टी भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आईसीएच मेंबर। इसमें दो प्रकार के मेंबर्स होते हैं, एक तो रेगुलेटरी मेंबर्स होते हैं और दूसरे होते हैं इंडस्ट्री मेंबर्स होते हैं। रेगुलेटरी मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? ये यूरोपियन कमीशन, इनका मेंबर होता है जो इन्हें रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए का मेंबर होता है जो इन्हें रिप्रेजेंट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर ऑफ जापान, इनका मेंबर होता है जो इन्हें रिप्रेजेंट करता है। और हेल्थ कनाडा का होता है, स्विस मेडिक का होता है, एजेंसिया नेशनल, इनका मेंबर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी, इनका मेंबर होता है जो कि इसे रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं
इंडस्ट्री मेंबर कौन कौन से होते हैं? यूरोप फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन, इस इंडस्ट्री का भी मेंबर होता है जो इसे रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद होते हैं जापान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग का ऑफ अमेरिका के मेंबर होता है, एंड इंटरनेशनल जेनरिक एंड द बायोसिमिलर मेडिसिन एसोसिएशन का मेंबर होता है, वर्ल्ड सेल्फ मेडिकेशन इंडस्ट्री का मेंबर होता है, एंड बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। ये मेंबर्स होते हैं जो कि कुछ रेगुलेटरी मेंबर्स हैं और कुछ ये इंडस्ट्री मेंबर्स हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ICH हार्मोनाइजेशन प्रोसेस। ये हार्मोनाइजेशन प्रोसेस क्या, इसमें जो है कि 5 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप जो है फॉर्मल ICH प्रोसीजर, न्यू टॉपिक फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ ICH। इसमें सबसे पहले क्या है कि जो ICH टीम है वो एक प्रोसीजर डेवलप करता है, एंड इन स्टेप 2 Q&A प्रोसीजर, क्लैरिफिकेशन एंड एग्जिस्टिंग गाइडलाइन। सो इसमें जो दूसरा स्टेप है उसमें प्रोसीजर जो बना हुआ है पहले वो QA डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, उसका क्लैरिफिकेशन होगा, उससे जो भी कमी होगी उसमें चेंज किया जाएगा, उससे परफेक्ट बनाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्टेप 3 में क्या होगा, रिवीजन प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है, जो पुराना प्रोसीजर बना हुआ उसमें बदलाव, टाइम पे उसमें बदलाव करना। इसके बाद स्टेप 4 मेंटेनेंस प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है उसका मेंटेनेंस करना टाइम पे। इसके बाद 5th है इम्प्लीमेंटेशन। सो इसमें क्या है कि जो भी फाइनल प्रोसीजर बनता है उस प्रोसीजर को वर्ल्ड वाइड में इम्प्लीमेंटेशन करना, इंडस्ट्री के द्वारा उसे लागू करना। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ QSEM। ये इसके 4 एलिमेंट्स हैं ICH के, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में QSEM बोलते हैं। Q का मतलब होता है क्वालिटी, S का मतलब है सेफ्टी, E का मतलब है एफिकेसी, M का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी। सो क्वालिटी, ये क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का मतलब है जो प्रोडक्ट, जो सर्विस हम यूज कर रहे हैं हम, वो हमारे रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करती है, तो हम समझते हैं ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो एज़ पर ICH गाइडलाइन फार्मास्यूटिकल फील्ड में हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं बाय स्टेबिलिटी स्टडी, इम्प्योरिटी टेस्टिंग एंड द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वो कितना अच्छा है बिना किसी एरर के। सो हम ये जानते हैं वो कितना अच्छा है इन सब टेस्टिंग के द्वारा, उसमें कोई एरर तो नहीं। इसके बाद क्या है सेफ्टी। सेफ्टी में क्या है, इसमें जो भी ट्रायल्स करते हैं, जैसे हम कोई ड्रग बना रहे हैं उसमें ट्रायल्स करते हैं, ह्यूमन पे ट्रायल करते हैं, एनिमल पे करते हैं, वो पूरी तरह से सेफ़ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने उसमें नई ड्रग बनाई और ट्रायल कर ली, बट जिन पे ट्रायल किया उनकी डेथ हो जाए, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा कुछ ना हो। वो पूरी तरह से सेफ़ होना चाहिए, जिससे किसी की लाइफ को प्रॉब्लम ना हो कोई सी। इसके बाद 3rd है एफिकेसी। सो हमारी जो ड्रग है ये पूरी तरह से एफिशिएंट होनी चाहिए। सो अगर हम ये एफिशिएंट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं इसे बनाने की, ये पूरी तरह से सेफ हो, एफिकेसी हो इसकी। सो ये है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। सो इसमें जो है कि हमारी जो डिसिप्लिन है, जो ICH गाइडलाइन है, वो सबको पूरी तरह से फॉलो किया गया हो। उसे बनाते वक्त जो भी उसकी गाइडलाइंस है, डिसिप्लिन, उसे पूरी तरह से फॉलो किया गया हो। इसके बाद हम बात करेंगे Q सीरीज़ गाइडलाइन। सो Q सीरीज़ मतलब क्वालिटी सीरीज़ गाइडलाइंस हैं ये। सो ये हैं 1 to 12, ये 12 पूरी हैं, Q1 Q2 करके पूरा Q12 तक है। सो इसमें पहला है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है कि इसमें क्या है होता है कि जैसे कि जो ड्रग हम प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिया में, वो उसके क्लाइमेट के हिसाब से प्रिपेयर हो। अगर उसे हम अदर कंट्रीज़ में डिलीवर करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट अलग होगा, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से हम वो स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। इस वजह से पूरे वर्ल्ड को एज़ पर क्लाइमेट के हिसाब से 4 जोन में कन्वर्ट किया हुआ है, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4 में। सो अब ये जो है ICH जोन, इसका स्टेबिलिटी कंट्रोल करने के लिए उस ड्रग को एक्सपोज करना होगा, उसकी स्टेबिलिटी कंडीशन के हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो ड्रग स्टेबल है कि नहीं है। स्टेबिलिटी में हम उसकी क्या चेक करते हैं, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल, थेरेपेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर चेक करते हैं। सो अगर ये ड्रग इंडिया के लिए हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इसमें ICH गाइडलाइन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर हम अदर कंट्रीज़ के लिए कर रहे हैं तो वो हमें फॉलो करना होता है ICH गाइडलाइन। सो सेकंड है एनालिटिकल वैलिडेशन। इसमें क्या है, हम देखते हैं कि जो टेस्ट करते हैं, जो इसमें जो कंटेंट है कितना है, उसी के लिए हम वैलिडेट करते हैं। ये एनालिटिकल वैलिडेशन है एज़ पर ICH गाइडलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो मेन लक्ष्य है
एक्यूरेट डाटा देना है। सो इसके बाद इम्प्योरिटी। सो इम्प्योरिटी का क्या है कि जो इसको अकॉर्डिंग टू आईसीएच गाइडलाइन इम्प्योरिटी जो है उसे चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया कहीं उसमें अनडिज़ायर अनवांटेड सब्सटेंस तो नहीं है। सो ये इम्प्योरिटी चेक करना ज़रूरी है। फार्माकोपिया तो हम सब जानते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें लिस्ट होता है सभी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की, लाइक फार्मूला क्या है उसका, मेडिसिन फॉर मेकिंग मेडिसिन प्रिपरेशन एंड द टेस्ट एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो इन सब की लिस्ट होती है उस बुक में। इसके बाद बात करेंगे Q5 क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। सो इसमें क्या है कि इसका मतलब है कंपनी है जो उसमें सारे स्पेसिफिकेशन हो GMP को फॉलो करे। सो इसके बाद है स्पेसिफिकेशन। सो उसमें जो भी स्पेसिफिकेशन हो उसको उस पर ध्यान दें। इसके बाद है GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। सो GMP के जो रूल्स होते हैं उसे फॉलो करना जिससे प्रोडक्ट को अच्छा बनाया जा सके। एंड इसके बाद है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। अगर आप स्पेसिफिकेशन और GMP को फॉलो करेंगे तो फार्मास्यूटिकल का डेवलपमेंट होगा। तो अगर हम किसी जो रूल जो है उसको फॉलो करेंगे तो इससे डेवलपमेंट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 9th क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम GMP को ध्यान में रखते हुए काम करें तो उसका जो रिस्क होगा वो कम होगा। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। सो हम सारे जो इसकी क्वालिटी के जो है अच्छा बनाने के लिए सारे जो रूल्स वगैरह हैं उसे अच्छे से फॉलो करें। सो ये सब तो है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को ध्यान में रखते हुए पूरा काम करना। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ICH स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस। सो ये स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस हैं क्या? ये कुल 14 है Q1 to Q14 तक। सो इसमें क्या है QA क्या, अब Q1A है, पहले हम डिस्कस करेंगे Q1A क्या है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। द गाइडलाइंस इज फॉर एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर इट्स स्टेबिलिटी इन डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन। सो इसमें क्या है कि हमने जो स्टेबिलिटी करनी है उस पर डिस्कस करना, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट पे कंडीशन जो होता है उसके लिए स्टेबिलिटी टेस्ट करना कि अलग अलग इन्वायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी चेक करना। इसके बाद 1B है स्टेबिलिटी टेस्टिंग, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। दिस इज आल्सो फॉर द स्टेबिलिटी स्टडीज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू द टेस्ट द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द प्रोडक्ट। सो इसमें क्या है, इसमें हम टेस्ट करेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो कितनी लाइट, जो उस पर लाइट पड़ रही है वो कितना इफेक्ट कर रही है, वो लाइट जो प्रोडक्ट पे पड़ रही है, इफेक्ट ऑफ लाइट चेक करेंगे। इसके बाद C है स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू डोजेस फॉर्म एनेक्स टू द ICH हार्मोनाइजेशन ट्रिपार्टाइट गाइडलाइन ऑन स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू ड्रग एंड प्रोडक्ट। सो इसमें जो है कि जो नई ड्रग आ रही हैं उसके डोजेस फॉर्म को चेक करना, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना, ये है। इसके बाद 1D है ब्रैकेटिंग मैट्रिक्स डिज़ाइन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। दिस सेक्शन ऑफ गाइडलाइन फॉर द स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग द ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्स। इसमें क्या है, ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्सिंग डिज़ाइन से न्यू ड्रग की प्रोडक्ट जो न्यू ड्रग या प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी स्टेबिलिटी को टेस्ट करना, उसमें टेस्ट करते हैं थ्रू ब्रैकेटिंग एंड मार्केटिंग मैट्रिक्सिंग डिज़ाइन के थ्रू। इसके बाद है इवेल्यूएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी डाटा। दिस सेक्शन हैज़ द मेथड ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ डाटा फाउंड आफ्टर एनालिसिस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग। सो जो भी डाटा है उसके एनालाइज करने के बाद प्रोडक्ट फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग की उसका इवेल्यूएशन करना। सो ये तो है ICH स्टेबिलिटी टेस्टिंग। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना,